हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। एंड जितने भी आप में से राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी रात में 8 बजे क्लास होती है। इस समय PYQ कराए जा रहे हैं, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? टाइलर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से यह किसका तर्क है कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? राइट आंसर यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, दुर्खीम से पहले जिन्होंने भी यानी कि धर्म की उत्पत्ति के जो सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत, जीवात्मा का सिद्धांत टाइलर ने दिया था, इन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें कि दुर्खीम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। और इनका फील्ड वर्क ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति रहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सीमेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ इनमें से कौन संबंधित है? राइट आंसर सीमेल हो जाएगा। और सीमेल से कौन प्रभावित थे? लेविस कोजर थे। लेविस कोजर वही जिन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो सीमेल से कोजर प्रभावित थे और सीमेल ने भी संघर्ष के प्रकार्यवाद की बात की है। नेक्स्ट है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ व्यक्ति, एक आवास में ठहरने वाले व्यक्तियों का एक समूह। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए यहाँ पर रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी जो समूह है, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा जिसमें रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों ही सदस्य जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं? विस्तृत परिवार ये कहलाता है इस तरीके का। और यहाँ पर एक आवास में ठहरने वाले व्यक्तियों का समूह परिवार नहीं कहा जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या में किस अवधारणा को माना है? सापेक्ष वंचना, सापेक्ष दूरी, अधिक लाभ, अधिक अधिकार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? देखिए, मर्टन ने सबसे पहले समाजशास्त्र में रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है तो हाइमन ने रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन समाजशास्त्र में जब आती है तो संदर्भ समूह की बात मर्टन ने की थी, जिसके इन्होंने संदर्भ समूह के निर्माण के या निर्धारण के दो आधार भी बताए थे। ठीक है, एक बताया गया है आप लोगों को सापेक्ष वंचना या जिसे सापेक्षिक वंचना कहा जाता है, और दूसरा आकांक्षा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर सापेक्ष वंचना हो जाएगा, ये यहाँ पर राइट होगा। और संदर्भ समूह के बारे में मर्टन का क्या कहना था कि व्यक्ति का एक ऐसा समूह संदर्भ समूह होता है जिसका व्यक्ति यानी कि जिस ग्रुप का व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता पर सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ तथा संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं। यह परिभाषा किस लेखक द्वारा दी गई है? मैकेवर एंड पेज, जोन्स, फेयरचाइल्ड, इयान रॉबर्टसन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही यहाँ पर जोन्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है? आय और शैक्षणिक स्तर, आय और व्यवसाय, आय व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, या फिर व्यवसाय आय और संभाषण का ढंग?
सही यहाँ पर ऑप्शन सी आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर होगा। रॉबर्ट बियरस्टेड ने वर्ग निर्धारण के 7 आधार बताए थे, जिसमें कि उन्होंने संपत्ति, धन, आय को बताया था, परिवार नातेदारी की बात की थी, निवास की स्थिति बताई थी, निवास स्थान की अवधि एक आधार बताया था, व्यवसाय, शिक्षा और धर्म, ये सभी इन्होंने वर्ग के निर्धारण के आधार बताए थे। टोटल 7 आधार इन्होंने रॉबर्ट बियरस्टेड ने बताए थे। रॉबर्ट बियरस्टेड की एक पुस्तक कौन सी है? द सोशल ऑर्डर, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, याद रखिएगा। प्रश्न है, ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतरक्रियाओं के अध्ययन में है? इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतरक्रिया पर, लोगों के आपसी संबंधों की चेतना पर, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, या फिर उपयुक्त ए और बी। सामाजिक समूह, इनमें से किन आधारों पर सामाजिक समूहों का निर्माण होता है? तो 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच जब अंतरक्रिया होती है और लोगों के बीच संबंधों की, आपसी संबंधों की चेतना, ये दोनों ही राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, जितने भी क्लासेस दी गई हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आप सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में अभिजन चक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पेरेटो, सोरोकिन, मोस्का, मिशेल्स। ऑप्शंस हैं। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में अभिजन जो चक्र का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? यहाँ पर संदर्भ होगा, ठीक है। सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। जितनी भी थ्योरीज हैं उन्हें भी कंप्लीट कराई जा चुकी है, जैसे कि पेरेटो का, स्पैंगलर का, टॉयनबी का, सोरोकिन का, इन सभी को कंप्लीट कराया जा चुका है। इनका एक अलग से फोल्डर बना दिया गया, थ्योरीज का अलग है, एमसीक्यूज का अलग है। और यहाँ पर सही हो जाएगा पेरेटो। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है। जो सामाजिक परिवर्तन का जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत है, जिसे अभिजन चक्र भी कहा जाता है, ये इन्होंने ही दिया है। इसके अलावा इन्होंने 2 तरह की क्रियाओं की भी बात की थी, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप में घटित स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है? उद्विकासवादी, नवाचारवादी, प्रसरणवादी, या फिर वक्रात्मकवादी। सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप में जटिल स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है? और यहाँ पर सही होगा उद्विकासवादी। उद्विकासवादी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि स्पेंसर ने भी उद्विकासीय सिद्धांत दिया था, सामाजिक उद्विकास की जो बात की थी, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले जंगली, फिर पशुचारण, कृषि, औद्योगिक अवस्था की बात की थी समाज के, ठीक है। पेरेटो, हर्बर्ट स्पेंसर वही जिन्होंने सामाजिक संरचना अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था और जिसकी तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम, या फिर ईसाई समुदाय। लघु समुदाय यानी कि लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा रहा है, इनमें से किससे संबंधित होगा? और यहाँ पर जो सही होगा कृषक समुदाय होगा। और ध्यान रखिएगा, कृषक समाज, पीजन सोसाइटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और लघु समुदाय, ये जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। इससे संबंधित इनकी विशेषताओं से प्रश्न पूछा जाता है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय की रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई थी और कहा था कि जहाँ कहीं पर भी ये 4 विशेषताएं पाई जाएंगी उसे हम लघु समुदाय कह सकते हैं। और इन्होंने भारतीय गांव को लघु समुदाय का उदाहरण भी बताया था। हालांकि इनकी इस बात का खंडन कई समाजशास्त्रियों ने भी किया है, जो कि आपको आगे क्वेश्चंस में देखने को भी मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। और एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि किसने लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहा है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ही हैं जिनका ये कहना है।
प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, देखकर बताना है किसका यहाँ पर कौन सी पुस्तक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या है, इंडियन विलेज की बात की जाए तो ये एस.सी. दुबे की पुस्तक है। इंडियाज़ विलेजेस की बात की जाए तो ये पुस्तक एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये जी.एस. घुरिये की है। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये अंबेडकर जी की है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक है इवान इलिश, डब्ल्यू वाइट, रेमंड फोर्थ, लुईवर्थ। यहाँ पर ऑप्शंस है। डिस्कूलिंग जो सोसाइटी पुस्तक है वो किसकी है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, इवान इलिश। इवान इलिश ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर मिलान करना है, उपागम दिए गए हैं, द्वंद्वात्मक उपागम, प्रकार्यात्मक उपागम, भारत विद्या उपागम, सभ्यतागत उपागम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही क्या होगा। द्वंद्वात्मक उपागम की बात किसने की है, डीपी मुखर्जी ने की है। प्रकार्यात्मक उपागम की बात एस.सी. दुबे ने, भारत विद्या उपागम की बात जी.एस. घुरिये ने की है। सभ्यतागत उपागम की बात एन.के. बोस। एन.के. बोस का पूरा नाम क्या है, निर्मल कुमार बोस, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। सहयोग समाज के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण सहयोग है और अंतिम आत्मसात है, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए गलत बताना है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का पहला चरण है, ये सही है। सहयोग समाज के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, ये भी सही है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण सहयोग है और अंतिम आत्मसात है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का जो पहला चरण है वो क्या है, व्यवस्थापन है, ठीक है, और अंतिम आत्मसात चरण है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार परिस्थिति का अर्थ समूह में व्यक्ति की स्थिति, पारस्परिक दायित्वों एवं विशेषाधिकारों, कर्तव्यों तथा अधिकारों के सामाजिक ताने बाने में उसके पद से है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन्सबर्ग, मजूमदार, रॉबर्ट बीयरस्टेट, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर डी.एन. मजूमदार हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एन मजूमदार का हो जनजाति पर अध्ययन रहा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि प्रत्येक सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है। एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैककेम मेरेट। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, प्रत्येक सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है, या किसका कहना है। राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित हो जाते हैं। किंग्सले डेविस, जिन्सबर्ग, मैकेवर, बोगार्डस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये यूपी पीजीटी के एग्जाम में कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। एंड यहाँ पर राइट आंसर किंग्सले डेविस हो जाएगा। मानव समाज इनकी पुस्तक है एंड इन्होंने जितने भी अपना अध्ययन किया है उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच का यूज़ किया है, ठीक है। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, उपागम या परिप्रेक्ष्य का इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में किया है, ये भी याद रखिएगा। और सामाजिक स्थिरीकरण का इन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कृषक समाज एक मध्यवर्तीय समाज है, यह तर्क है क्रोबर, जॉर्ज फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कृषक समाज एक मध्यवर्तीय समाज है, यह किसका कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्होंने कहा था कृषक समाज की स्थिति क्या है, बीच में है, इसीलिए इन्होंने मध्यवर्ती समाज कहा था इनका इसके एक ओर कृषक समाज के एक ओर ट्राइबल सोसाइटी पाई जाती है और दूसरी ओर अर्बन सोसाइटी, नगरीय समाज। और कृषक समाज की स्थिति कहाँ है, ये बीच में है, इस वजह से इसे मध्यवर्तीय समाज कहा था। और इसके अलावा क्रोबर ने कृषक समाज की जो संस्कृति है वो खंड संस्कृति भी बताई थी, या इन्होंने मध्यवर्ती समाज के अलावा इन्होंने अंश समाज या खंड समाज भी कहा है कृषक समाज को। और रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं कृषक समाज को, रॉबर्ट रेडफील्ड अवशिष्ट समाज बताते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड कृषक समाज को अवशिष्ट समाज बताते हैं। ये कहते हैं कि
जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को हम जब अलग कर देते हैं तो जो शेष बचा हुआ भूभाग है वो क्या कहलाता है, वो कृषक समाज कहलाता है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। एंड कृषक समाज इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? समूह का आकार, संख्या, आंतरिक एकीकरण, संबंधों के आधार पर। स्पेंसर ने समाजों का जो क्लासिफिकेशन किया है उसका आधार पूछा जा रहा है, कौन सा है आधार इनमें से? तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा आंतरिक एकीकरण। आंतरिक एकीकरण के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण सैनिक समाज या औद्योगिक समाज में किया है। एंड सैनिक समाज की जगह आपको शिकारी समाज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये जो सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन है वो स्पेंसर ने आंतरिक एकीकरण के आधार पर किया है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है, समाज का इन 3 भागों में वर्गीकरण किसने किया? व्यवस्थित समाज, सामान्य समाज, ऐतिहासिक समाज। ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, मॉर्गन, हॉबहाउस। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर कॉल मैनहीम है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से मानव सभ्यता विकास में भौगोलिक घटनाओं को कारण माना, इनमें से किसने? ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, हंटिंगटन, रेड्जल या फिर ये सभी। निम्न में से मानव सभ्यता विकास में भौगोलिक घटनाओं का कारण इनमें से किसने माना है? और ये सभी हो जाएंगे, मॉन्टेस्क्यू, हंटिंगटन एंड रेड्जल, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? बताइए, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए क्योंकि अभी एक क्लास हुई थी जिसमें 200 से भी ज़्यादा जो सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उस पर एक पूरी क्लास ली गई थी। उसमें भी ये बताया गया और कई बार इस तरीके से प्रश्न भी आया है, आप लोगों को कराया गया है। अर्ध सहभागी समूह की अवधारणा किसने दी है? मैकेवर, ऑगबर्न, सोरोकिन, जिन्सबर्ग, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा? राइट होगा जिन्सबर्ग। ठीक है, जिन्सबर्ग है, इन्होंने क्वाइसी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था, अर्ध समूह या आभासी समूह जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसे अर्ध सहभागी समूह भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये एक ऐसा समूह होता है व्यक्तियों का जिसमें कि समूह के कुछ लक्षण तो पाए जाते हैं एंड कुछ लक्षणों का अभाव होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे? अर्ध समूह कहेंगे। एंड जिन्सबर्ग के साथ में एक नाम किसका आता है? बोटोमोर का आता है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में जिन्सबर्ग ना हो तो आपको बोटोमोर को टिक करना होगा। ये दोनों ही जो इन दोनों ने ही ये जो क्वाइसी ग्रुप है या जिसे अर्ध समूह या अर्ध सहभागी समूह कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जा सकता है? परिस्थितिपुंज, युग्म परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति या भूमिका सेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को क्या कहा जा सकता है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर होगा युग्मीय परिस्थितियाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यदि एक अध्यापक एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जाता है तो इसे कहा जाता है? अधोगतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, सीधी गतिशीलता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा? यदि एक अध्यापक एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? क्षैतिज गतिशीलता कहा जाएगा। एंड सामाजिक गतिशीलता, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। अब सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात कर ली जाए थोड़ी सी, तो सामाजिक गतिशीलता का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया है? सोरोकिन ने किया है अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में। अब ये पुस्तक कब आती है? 1927 में आती है। और इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए थे, क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता और दूसरा उद्रक या रैखिक गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है कि व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन होता है, लेकिन व्यक्ति की जो पद या व्यक्ति की जो स्टेटस है, परिस्थिति होती है, उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी जो गतिशीलता है वो क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणाएं हैं। विवाह एक संस्था है, परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है, परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है। अब यह किसका कहना है? मेलानोवस्की, रिवर्स, लेवी, वेस्टरमार्क, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा प्रश्न है, सही क्या हो जाएगा यहाँ पर?
सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसकी है? आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे, मैक्स वेबर, C.R. मिल्स। कास्ट क्लास एंड पावर यह किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी हो जाएगी? आंद्रे बेते की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एंड अभी अभी एक याद आ रही है बात, किसी ने कमेंट करके पूछा था कि कास्ट सिस्टम पर सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किसका रहा है? तो G.S. घुरिये का ही रहा है। ठीक है, G.S. घुरिये ने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया था। ये आपको कई बार बताया गया है, तो कन्फ्यूज क्यों हो जाते हैं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? क्या होगा यहाँ पर? कब लागू किया गया है? 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, लागू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हुआ था। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, या किसने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका कहना है? सही हो जाएगा इलियट एंड मैरल। इलियट एंड मैरल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी में इस बात पर विशेष बल दिया है कि सामाजिक वातावरण कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसकी पुस्तक है ये? सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी है? अगर ये आपको स्टेटमेंट आपने नहीं पहले पढ़ा है तो आपको पुस्तक पता होनी चाहिए, कई बार बताई गई है। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी है? सोरोकिन की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।